हेलो एवरीवन। तो आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 4th लेक्चर है। ठीक है, तो आज हमारे सारे कंसेप्ट तो ख़त्म हो जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम एक लेक्चर और लेंगे। ठीक है, जिसपे हम अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, जो कि आपके कंसेप्ट लर्निंग को और अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर क्लास 10th NCERT ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो कि आपके पास है इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास ये एक रजिस्टर है, ठीक, अगर आपके पास ये एक रजिस्टर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आपके पास आर है, मतलब इट इज ए कंडक्टर सिंपली। ठीक है, या फिर कोई भी डिवाइस, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, आर है। ठीक है, और अगर इसमें इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, मान लेते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पर V है और यहाँ पर कितना है, 0 है। ठीक है, लेट के पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज V। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा I। ठीक है, तो I इस रजिस्टर में क्या करेगा, करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, जब इसमें I करंट फ्लो करेगा तो रजिस्टर में क्या होगा, पावर डिसिपिटेट होगी। ठीक है, मतलब कि हीट डिसिपिटेट होगी सिंपली। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि पावर इज डिसिपिटेटेड, ठीक है, डिसिपिटेटेड इन रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में आपके पास क्या होगा, पावर क्या होगी, वो डिसिपिटेट आपके पास होगी। ठीक है, कितनी पावर डिसिपिटेट होगी, सिंपली वो आपके पास बराबर होगा V और इनटू जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो I करंट फ्लो कर रहा है तो V इंटू I, ये पावर आपके इस रजिस्टर में क्या होने वाली है, डिसिपिटेट होने वाली है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा ओम्स लॉ लगाओ, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ओम्स लॉ लगाओगे तो आप V बराबर I इक्वल टू आपके पास क्या होता है, R होता है। ठीक है, इट इज द ओम्स लॉ। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो आप V को I इंटू आर लिख सकते हो। ठीक है, तो V को आप क्या लिख सकते हो, I इंटू आर लिख सकते हो। ठीक है, और इंटू का I आपके पास है ही, तो पावर इक्वल टू आपके पास और क्या हो सकता है, I स्क्वायर आर हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से I को आप V बाई आर लिख सकते हो। तो पावर आपके पास, अगर आप I को V बाई आर लिखोगे तो यहाँ से V बाई आर, तो ये आपके पास V स्क्वायर डिवाइड बाई आर भी हो सकता है। ठीक है, तो पावर के आप तीनों फॉर्मूले याद रखना। एक तो P इक्वल टू आपके पास होता है V इंटू आई। ठीक है, दूसरा पावर का आपके पास होता है I स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और तीसरा पावर का आपके पास फार्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये तीनों अपने अलग अलग टाइम पे आपको काम आएंगे। ठीक है, जैसे दूसरा फार्मूला कहाँ पर काम आएगा, दूसरा फार्मूला आपका काम आएगा जब आपको पावर को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर कंपोनेंट आपके सीरीज में लगे हुए हैं तो उसमें करंट सेम होगा, तो पावर केवल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। उसी प्रकार अगर आपके पास इक्विपमेंट पैरेलल में लगे हुए हैं तो आपको पता है उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है, तो पावर केवल रजिस्टर पर डिपेंड करेगी। तो इसके हिसाब से आप पावर का रेशियो बता सकते हो किस रजिस्टर में कितना पावर आपके पास डिसिपिटेट होने वाली है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर इन अलग अलग फार्मूलों का यूज आपके पास आता है। ठीक है, तो सिंपली अभी तो आप इन तीन फार्मूले को याद रखो कि P बराबर V इंटू आई, P बराबर I स्क्वायर इंटू आर, और P इक्वल टू आपके पास कितना होगा, V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो पावर की यूनिट होती है, ठीक है, आपके पास जो यूनिट होती है पावर की, ठीक है, यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, वो आपके पास होता है वॉट। क्या होता है, वॉट। ठीक है, जिसको आप W से लिखते हो। ठीक है, इट इज द यूनिट ऑफ द पावर। तो वॉट बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जनरली आप जब पावर देखोगे तो आपको किलो वाट आवर, ठीक है, ऐसे आपके पास लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो एक कन्वर्जन है। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा याद रखना कि अगर मैं 1 किलोवाट आवर के बारे में बात करूं, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर में आपके पास कितना वाट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर में अगर मैं आपसे पूछूं 1 किलोवाट आवर में कितना वाट होता है, देखो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो पावर बेसिकली आपके पास यहाँ पर जैसे मैंने लिखा पावर इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो पावर को आप और अलग तरीके से भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपके पास जैसे देखना, सबसे पहले आप इसको देख लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा और समझाने का ट्राई यहाँ पर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि 1 किलोवाट आवर में आपके पास कितने वाट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 1 तो ठीक है,
ठीक है, 1 किलो ना, तो किलो मतलब 10 टू पावर 3, ठीक है, तो इसको आप 10 टू पावर 3 मतलब कि 1000 वाट, ठीक है, और ठीक है 1 किलो मतलब 10 टू पावर 3, तो 1 किलो वाट मतलब 10 टू पावर 3 वाट मतलब 1000 वाट, ठीक है। उसी प्रकार आप देखो आवर, तो आवर का मतलब होता है, ठीक है, 1 घंटा में आप मुझे बताओ कितना सेकंड होता है, तो 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इंटू का 60, तो इतना आपके पास क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये कितना हो गया, ठीक है, देखो ये आपके पास हो गया 1000, ठीक है, और इंटू आपके पास कितना हो गया 3600, ठीक है, और ये आपके पास सेकंड है, तो ये आपके पास हो गया इतना वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपके पास हो जाएगा 10 टू पावर 3 और इंटू आपके पास कितना हो जाएगा 3.6 और इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है, इतना वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है, और वॉट इंटू सेकेंड आपके पास क्या होता है, जूल, ठीक है, ये आप याद रखो अभी तो, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, जूल, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको सोचना, ठीक है। आप ये सोच सकते हो कि 1 किलोवाट पर सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, जूल होता है सिंपली, ठीक है। कैसे कि यहाँ पर बेसिकली होता क्या है ना, कि जैसे अगर आपके पास आप ये समझो कि आपके पास क्यू कूलम का अगर चार्ज है, ठीक है, अगर आपके पास क्यू कूलम का चार्ज है और क्यू कूलम के चार्ज को, ठीक है, अगर आपके पास क्यू कूलम का चार्ज है, ठीक है, और क्यू कूलम के चार्ज को अगर आपने वी पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रेवल कराया, मतलब समझ रहे हो कि आपके पास कोई भी मान लो कि यहाँ पर सिंपली आप समझ लो कि अगर आपके पास ये रजिस्टर ही है, ठीक है, तो मान लो कि अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास v है और यहाँ पर कितना है आपके पास 0 है, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या, करंट तब फ्लो करता है जब चार्ज फ्लो करता है सिंपली, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये चार्ज फ्लो किया Q, ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, अगर यहाँ पर Q चार्ज फ्लो किया तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो आपके पास होता है Q इंटू वी, ठीक है, वर्क डन आपके पास क्या होता है Q इंटू वी। तो आपके पास जो पावर होती है ना बेसिकली इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। तो यहां से आप लिखोगे Q, ठीक है, और इंटू आपके पास क्या है V, ठीक है, इट इज द वर्क डन और डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा, टाइम, ठीक है। तो वर्क की जो यूनिट होती है ना वो आपके पास होती है जूल और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड असलियत में आपके पास क्या होती है, वॉट, ठीक है। और Q बाई टी को आप क्या लिख सकते हो, I, ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि P बराबर आपके पास कितना आएगा, V इंटू आई आएगा, ठीक है। तो ये जूल पर सेकेंड है, जूल पर सेकेंड को ही आप क्या बोलते हो, वॉट, ठीक है। तो वॉट इंटू सेकेंड आपके पास क्या होगा, जूल ही आपके पास होने वाला है, ठीक है। तो सिंपली आप यहां से भी समझ सकते हो पावर को, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कहानी आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये तो कहानी हो गई इलेक्ट्रिक पावर को लेकर के, और कुछ छोटी छोटी बात, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर और आपको बताना चाहूँ, ये आप ये देखो, आपके पास अगर ये बैटरी है, ठीक है, अगर आपके पास ये बैटरी है, अगर करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उस समय तो क्या होती है कि जो बैटरी होती है वो पावर सप्लाई करती है, ठीक है। बैटरी क्या होती है, बैटरी पावर सप्लाई करती है, ठीक है। पावर इज सप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है, सप्लाइड बाय द बैटरी, बाय द बैटरी, ठीक है। लेकिन अगर कल को, ठीक है, अगर कल को, ठीक है, अगर कल को करंट, ठीक है, ऐसे ना फ्लो करके अगर करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल, समझ लो, अगर ऐसे फ्लो करने लगा, ठीक है, अगर करंट आपका ऐसे फ्लो करने लगा तो इस केस में आपके पास क्या होता है, बैटरी पावर कंज्यूम करती है, ठीक है। पावर इज कंज्यूम्ड बाय द बैटरी, ठीक है, कंज्यूम्ड बाय बैटरी, ठीक है। इस केस में आपकी बैटरी जो होती है वो पावर को कंज्यूम करती है, मतलब इस केस में क्या होती है, बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। इट इज द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है, केस ऑफ चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है, चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। जब आप बैटरी को चार्ज करते हो ना तो उस केस में करंट ऐसे फ्लो करता है बैटरी से, ऐसे इसके नेगेटिव टर्मिनल से, और आपने बैटरी को चार्ज कर लिया, फिर आप बैटरी से किसी चीज को चला रहे हो, लाइट जला रहे हो या फिर कोई भी चीज कर रहे हो, तो उस केस में जो होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा, और जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होगे तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है,
ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, बस आप इसको याद रखना, ठीक है। इट इज द केस ऑफ द चार्जिंग ऑफ बैटरी एंड इट इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। इसमें आपका जब आप किसी बैटरी से लाइट को जलाओगे तो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी ना, ठीक है। इट इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा आइडिया दे रहा हूं, दैट्स इट, ठीक है। इट इज द डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। उसके बाद ये तो पावर के लिए कहानी हो गई, ठीक है। अगर उसके बाद मैं हीट के बारे में बात करूं, हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करूं, ठीक है, तो अगेन वही, अगर आपके पास ये रजिस्टर है, ठीक है, अगर आपके पास ये क्या है, रजिस्टर है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आपके पास V है, करंट यहाँ पर I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो इस रजिस्टर में हीट डिसिपिटेट होगी, ठीक है, जो इस रजिस्टर में हीट डिसिपिटेट होगी H, ठीक है। हीट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, H, ठीक है। तो जो हीट डिसिपिटेट होगी इस रजिस्टर में, बेसिकली वो क्या बराबर होगी, पावर इनटू टाइम, P इंटू टी, सिंपली, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, P इंटू टी। तो P को आप क्या लिख सकते हो, V इंटू आई, ठीक है। तो ये V I इंटू टी के भी बराबर हो जाएगा, या फिर आप इसको I स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हो पावर को, तो ये I स्क्वायर आर इंटू टी के भी बराबर हो जाएगा। या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, V स्क्वायर बाई आर लिख सकते हो, तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी के भी ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, सिंपली, ठीक है। और अगर आप इसके यूनिट के बारे में बात करोगे कि आपके पास हीट की यूनिट क्या होगी, तो हीट की यूनिट आपके पास हो जाएगी जूल, ठीक है, वाट इंटू सेकेंड, इट इज द जूल, ठीक है। ये आपके पास हीट की यूनिट होगी। तो इतना हीट क्या होगा, डिसिपिटेट होगा रजिस्टर में, ठीक है। तो इट इज द हीट डिसिपिटेटेड इन रजिस्टर, ठीक है, हीट डिसिपिटेटेड, ठीक है, इन रजिस्टर, सिंपल, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट के आपको एप्लीकेशन भी दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप बस उसको एक बार गो थ्रू कर लेना बस, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन उसका दे रखा है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैं आपको इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग कितना होता है, ठीक, कितना हीट आपके पास डिसिपिटेट होती है, बस मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, ठीक है। बाय द आप समझ सकते हो ना हीट का आप कहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। तो आप वो समझ सकते हो कि हीट का यूज आप किसी इक्विपमेंट को आप जब चलाते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे फैन ही चल रहा है, ठीक है, तो फैन कुछ समय बाद गर्म हो जाता है, इट इज द हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आप वहां पर देख लेना, ठीक है, एप्लीकेशन वहां पर होगा तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक पावर हीटिंग इफेक्ट के बारे में यहाँ पर मैंने बात कर ली है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पे एग्जांपल्स, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखना, इट इज द फर्स्ट एग्जांपल। ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, एक आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि इतना वॉट क्या कर रहा है, पावर को एनर्जी कंज्यूम कर रही है, ठीक है। व्हेन हीटिंग इज द मैक्सिमम रेट, ठीक है, जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पे है तो 840 वाट का एनर्जी क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है, और 360 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रही है जब हीटिंग क्या है, मिनिमम है, ठीक है। और वोल्टेज आपको 220 दे रखा है। व्हाट आर द करंट एंड द रजिस्टर इन ईच केस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप मैक्सिमम हीटिंग, ठीक है, मैक्सिमम हीटिंग, ठीक है, मैक्सिमम हीटिंग रेट, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले मैक्सिमम हीटिंग रेट का कंडीशन देखो, तो जो पावर है, ठीक है, इट इज द 840 वॉट, ठीक है, और वोल्टेज कितना है, इट इज द 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर P बराबर आपके पास क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ से I इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, P बाई V, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 840 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 220, ठीक है। तो इतना एम्पियर का ये करंट होगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो आपके पास कितना हो जाएगा, 42 डिवाइड बाई 11, ठीक है, इतना एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद रेजिस्टर कितना होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी आपसे पूछ रहा है, तो सिंपली कितना हो जाएगा, V बाई आई इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 220 और डिवाइड बाई करंट है ना, तो ये आपके पास कितना है, 42 और डिवाइड बाई 11, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 220 इंटू 11 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ से जो भी आपके पास आ जाए इतना ओम आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, जब आप मिनिमम हीटिंग रेट केस के बारे में बात करोगे, ठीक है, जब आप मिनिमम
हीटिंग रेट, ठीक है। जब आप मिनिमम हीटिंग रेट वाले केस के बारे में बात करोगे तो उस केस में आपको पावर कितना दे रखा है, 360 वाट, ठीक है। तो पावर आपको कितना दे रखा है, 360 वाट, ठीक है। और वोल्टेज आपका 220 वोल्ट ही है, ठीक है। तो अगेन आपके पास करंट कितना होगा, P/V, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 360 और डिवाइड बाई 220, तो ये आपके पास हो जाएगा 18/11, ठीक है, इतना एम्पियर। और आपके पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V/I, तो यहाँ से ये हो जाएगा 220 और इंटू का 11 और डिवाइड बाई 18, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, ओम, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर आपके पास जो भी आंसर निकल करके आ जाए, ठीक है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखना है, जैसे आपके पास ये है कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, ठीक है, इन ईच सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड में कितने का हीट प्रोड्यूस हो रहा है, 100 जूल का, ठीक है, इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द रजिस्टर, उसके बारे में आपको यहाँ पर क्या करनी है, बात करनी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखो सिंपली, ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली हीट दे रखा है, आपको हीट कितना दे रखा है, 100 जूल आपको दे रखा है, ठीक है। और ईच सेकंड के बारे में बात करा है ना, ईच सेकंड का मतलब कि हर एक सेकंड में इतना जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, तो 4 ओम आपको दे रखा है, और पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपली H बराबर आप क्या लिख लो यहाँ पर, V²/R और इंटू का T, दैट्स इट, ठीक है। तो H आपके पास है 100 जूल, ठीक है, ये आपके पास हो गया, V तो आपको निकालना है, और डिवाइड बाई R, ठीक है। रेजिस्टेंस आपके पास है 4 ओम, टाइम आपके पास है 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा V² = 400, ठीक है। तो V आपके पास कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट, दैट्स इट, ठीक है। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। जैसे आपके पास ये है, कह रहा है कंप्यूट द हीट जनरेटेड, ठीक है, वाइल ट्रांसफार्मिंग इतना कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, ठीक है। तो आपसे हीट जनरेटेड कितना होगा वो जानना चाहता है। चार्ज आपको दे रखा है 96000 कूलम्ब, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है 1 आवर, ठीक है। 1 आवर का मतलब आपके पास हो गया 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। मतलब कि टाइम आपके पास बेसिकली कितना हो गया, 3600 सेकेंड, ठीक है। और पोटेंशियल आपको कितना दे रखा है, 50 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से आप सिंपली अगर देखो, H बराबर आपके पास होता है P × T, ठीक है। और पावर को आप बेसिकली क्या लिख लो, V × I, तो हो जाएगा VI और इंटू का T, ठीक है। और करंट आपके पास कितना होगा, तो आपके पास करंट हो जाएगा Q/T, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट करो, देखो H बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, VI को आप रखोगे Q/T, ठीक है, और इंटू आपके पास कितना हो जाएगा T, तो ये T और ये T तो आपके पास कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, ठीक है। तो V आपके पास कितना है, V आपके पास है 50, ठीक है, और Q आपके पास है 96000। तो इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 × 6 हो गया 30, और 5 × 9 45, और 45 और 3 48, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 3 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पे, तो हो जाएगा 10⁴, ठीक है। तो यहाँ से H आपके पास आ जाएगा 48 और इंटू 10⁵ जूल, इट विल बी योर आंसर, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, करंट इतना है, हीट डेवलप पूछ रहा है 30 सेकंड में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है, ठीक है। करंट आपको कितना दे रखा है, 5 एम्पियर दे रखा है, टाइम आपको कितना दे रखा है, 30 सेकंड दे रखा है, और हीट कितना डेवलप होगा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो H बराबर आप क्या लिख सकते हो, I² R × T, ठीक है। तो कितना हीट डेवलप्ड होगा बता दो, 5 का स्क्वायर और इंटू का 20 और इंटू का 30, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 25, और 20 × 30 ये आपके पास हो गया 600। तो ये आपके पास कितना हो गया, 25 × 6, 25 × 6 होता है 150, ठीक है। तो हो गया 150, और ये 2 जीरो आपके पास और है, तो इतना जूल, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल,
जैसे आपके पास ये, ठीक है, कैन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, करंट आपके पास इतना है, पावर आपसे पूछ रहा है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वी भी आपको दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है, करंट आपको दे रखा है 0.5 एम्पियर, और पावर इक्वल टू आपके पास होता है कितना है, V इंटू आई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 220 और इंटू का 0.5, तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 10 और 1 11 ना, तो 110 वाट, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो जैसे आपके पास ये है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जिसका पावर इतना है, एक दिन में आप उसको 8 घंटे यूज करते हो, ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, अगर आप उसको 30 दिन यूज कर रहे हो और 1 किलोवाट आवर का जो प्राइस है इट इज द 3 रुपए, ठीक है, 3 रुपए आपके पास है पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो आप पहले ये देखो, पावर आपको कितना दे रखा है, 400 वाट, ठीक है, और एक दिन में आप 8 घंटे यूज करते हो और आपको 30 दिन के लिए बात करना है, ठीक है, आपको 30 दिन के लिए बात यहां पर करना है, ठीक है, आपको 30 दिन के लिए बात करना है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी, ठीक है, जो टोटल एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है, जो टोटल एनर्जी होगी वो आपके पास कितना होगा, पावर, ठीक है, जो आपके पास पावर है और इनटू टाइम, ठीक है, कितना आप टाइम के लिए यूज कर रहे हो उसको, तो पावर देखो आपके पास है 400 वाट, ठीक है। अब देखो टाइम कितना है, एक दिन में आप 8 घंटा यूज करते हो और आप कितना दिन यूज कर रहे हो, 30 दिन, तो इंटू 30 डेज आप और करोगे, ठीक है, तो इंटू 30, ठीक है, इंटू 30, तो ये आपके पास जो कितना हो गया 400, ठीक है, 8, ये क्या है, आवर है, ठीक है, 8 आवर, तो 1 घंटे में 60 मिनट और इंटू 60 सेकेंड, तो इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 30, है ना, तभी तो ये वाट इंटू सेकेंड होगा, वाट इंटू सेकेंड, जो कि आपके पास किसके बराबर होगा, जूल के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। बाय द वे आपको किलोवाट आवर में बात करनी है, तो आप यहाँ पर एक काम करो, इसको क्यों ही कन्वर्ट करना, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको किलोवाट आवर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप एक काम करो, इसको किलोवाट आवर में ही आप करो, ठीक है, इसको आप किलोवाट आवर में खेलो, देखो, देखना आप, पावर आपको दे रखा है 400 वाट, ठीक है, और टाइम आपके पास हो गया 8 घंटा, तो एक दिन का है, और टोटल आपके पास कितना है, 30 दिन, ठीक है, तो टोटल आप 8 इंटू 30 घंटा यूज करोगे अपने इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो कितना होगा, ये हो गया 400 और इंटू 30, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12 और 3 0, ठीक है, इतना वाट, और इंटू आपके पास कितना है 8 घंटा, ठीक है, 8 घंटा, और आपको पता है कि 1 किलोवाट में आपके पास होता है 1000 वाट, ठीक है, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 12 किलोवाट के, और इंटू 8 आवर, ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 इंटू 8 हो गया 96, ठीक है, 96, और तो ये हो गया 96 किलोवाट आवर, तो टोटल 96 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम हुई है, ठीक है, और 1 किलोवाट पर आवर के लिए आपको 3 रुपए आपको देना है, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट होगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो आपके पास होगा, ठीक है, 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपए हो, तो यहाँ पर 96 किलोवाट आवर है, तो हो जाएगा 96 और इंटू का 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 18 और 27 और 1 28, तो 288 रुपए, सिंपल, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना क्या यहाँ पर करना था। आप ये देखो, आपसे पूछा था, आपके पास एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, जिसका पावर आपको 400 वाट था, एक दिन में आप 8 घंटे यूज करते थे, उसने कहा कि आपने उस रेफ्रिजरेटर को 1 महीने यूज किया, मतलब 30 दिन आपने यूज किया, तो कितना कॉस्ट होगी इस एनर्जी की, अगर 1 किलोवाट आवर एनर्जी की कॉस्ट 3 रुपए है, तो मैंने कहा आप एक काम करो, पहले आप टोटल कॉस्ट, टोटल एनर्जी निकालो जो कि इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर आपकी कंज्यूम करेंगे। तो एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, पावर तो आपके पास 400 वाट थी, कितना टाइम के लिए आपने उस रेफ्रिजरेटर को चलाया, तो 8 घंटे एक दिन, 30 दिन आपने चलाया, तो 8 इंटू 30, ये आपके पास क्या होगा, टोटल घंटा जो आपने यूज किया 30 दिन में, ठीक है। तो ये आपके पास एनर्जी आ गई पावर इनटू टाइम से,
ठीक है। तो मैंने कहा कि आप आवर को सेकंड में मत कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको किलोवाट आवर के लिए बात करना है। तो आप टोटल किलोवाट आवर में निकालो अपने एनर्जी को, ठीक है। तो बस सिंपली मैंने टोटल किलोवाट आवर में आपके पास एनर्जी को निकाल दिया, ठीक है। अब 1 किलोवाट आवर का प्राइस 3 रुपए था, तो 96 किलोवाट आवर की प्राइस कितनी होगी, 96 इंटू 3, दैट्स इट, 288 रुपीज, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, टेक्स 5 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, कह रहा डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, ठीक है, एंड द एनर्जी कंज्यूमिंग 2 आवर, ठीक है। तो पावर तो सिंपली आप निकाल सकते हो, देखो करंट आपको दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है, और वोल्टेज आपको दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। तो पावर आपके पास होगा V इंटू आई, तो ये आपके पास हो जाएगा 220 और इंटू का 5, तो पावर तो आपके पास हो गया 10 और एक और 0, इतना वाट। और एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, एनर्जी या फिर हीट जो भी आप बोलो, ठीक है। तो एनर्जी आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एनर्जी आपके पास हो जाएगी पावर और इंटू का टाइम, ठीक है। तो पावर आपके पास है 1100 और टाइम आपके पास है 2 घंटा, ठीक है। तो 2 आवर, ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट और इंटू का 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 1100 इंटू का 2 और इंटू का 3600, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा जूल, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2200 और इंटू का 3600, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो भी आ जाए इट विल बी योर आंसर, ठीक है। इतना जूल आपके पास एनर्जी कंज्यूम होगी 2 घंटे में, ठीक है। अब देखना, ठीक है, ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। ऐसे ये आपसे क्या कर रहा है कि अ पीस ऑफ वायर जिसका रेजिस्टेंस आपके पास R है, ठीक है, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, ठीक है। मतलब कि आपके पास एक पीस ऑफ वायर था, ठीक है, मान लो ये आपके पास एक पीस ऑफ वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था, R था। अगर आपने उसको 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, अगर आपने इसको 5 इक्वल पार्ट में कट किया ना, कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, ठीक है। तो अगर आप इसको 5 इक्वल पार्ट में जब आप इसको कट करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस R था, R को आप 5 भागों में कट करोगे और हर एक का इक्वल रेजिस्टेंस, इक्वल पार्ट मतलब इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्वल लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही है, रेजिस्टिविटी तो सेम ही है, तो सिंपली हर एक का रेजिस्टेंस है, वो कहने का मतलब बस ये है। तो आप ये बताओ हर एक का रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका मतलब ईच पार्ट, ठीक है, ईच पार्ट हैविंग रेजिस्टेंस R/5 है ना, हर एक का रेजिस्टेंस R/5 हो जाएगा। फिर आपसे क्या कर रहा है कि अब जो ये 5 पार्ट हैं आपने इनको पैरेलल में लगा दिया, तो टोटल जो इसका रेजिस्टेंस होगा इस कॉम्बिनेशन का वो R डैश है, तो आप उसको R/R डैश की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो आप सिंपली समझो आपने इन 5 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, ये 4 और ये क्या है आपके पास 5, इन सबको आपने पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। हर एक का रेजिस्टेंस कितना है R/5 और R/5, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो R1/R डैश, जो कि इसने बोल रखा है R डैश, तो इक्वल टू आपके पास होगा 1/R/5, ठीक है, फिर प्लस 1/R/5, ठीक है, फिर प्लस 1/R/5, ठीक है, फिर प्लस 1/R/5, ठीक है, प्लस 1/R/5, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा सोचो आप, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/R डैश, ठीक है, इक्वल टू, देखो हर एक का नीचे वाला तो सेम ही है, डिनोमिनेटर हर एक का सेम है, तो ऊपर सिंपली कितना हो जाएगा 5, सबको ऐड करके डिवाइड बाई कितना हो जाएगा R/5, ठीक है। तो ये आपके पास कितना, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 25/R, ठीक है। इसका मतलब कि आपके पास R डैश कितना आ गया, R डैश आ गया आपके पास R/25, सिंपल, ठीक है। ये आपके पास कितना आ गया R/25। तो आपसे जानना क्या चाहता है R/R डैश, ठीक है। तो R आपके पास R है, R डैश आपके पास है R/25,
ठीक है। तो ये 25 फीट से ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा R बटे R और इंटू का 25, तो R और R कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 25, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये है व्हाट इज द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, एक तो मैंने कहा था V इंटू आई होता है, ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था I स्क्वायर इंटू आर होता है, और तीसरा मैंने आपको बताया था V स्क्वायर बाई आर होता है। तो इसमें तो कौन सा नहीं है, बी वाला, ठीक है, I इंटू आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हाट इज द ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। तो आपसे कह रहा है वो कितना पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है। तो अब आप देखो, आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, आपके पास ये इलेक्ट्रिक बल्ब था जिसका पावर आपके पास दे रखा है 100 वाट। ठीक है। कब, जब आपने उसको 220 वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्टेज पर ऑपरेट कराया होगा, मतलब कि रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो आप मुझे बताओ इस समय इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वही रहेगा ना इस बल्ब का। ठीक है। तो आप कहोगे देखो P बराबर आपके पास होता है V स्क्वायर डिवाइड बाई R। ठीक है। तो यहां से आपके पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाई P। ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 220 का स्क्वायर और इंटू डिवाइड बाई P, मतलब कि 100। ठीक है। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, आपके पास यहाँ पर वोल्ट पता है, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो आपको होगा P इक्वल होगा V स्क्वायर बाई R। ठीक है। अब वोल्टेज कितना है, तो आपके पास 110 वोल्ट है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 110 और इंटू 110 ना, आप इसका स्क्वायर करोगे तो, और R आप यहाँ पर रखो 220 स्क्वायर ना, तो आप इसको लिख सकते हो 220 और इंटू का 220। ठीक है। और डिवाइड बाई आपके पास कितना है, 100 है। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 इंटू 110, ठीक है, और डिवाइड बाई 220 इंटू 220। ठीक है। और ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा तो इंटू का 100 हो जाएगा ये। ठीक है। तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, ठीक है, 110 में 2 का मल्टीप्लाई कर 220 ही होगा। ठीक है। और ये हो गया 4, तो पावर आपके पास हो गया 100 और डिवाइड बाई 4, तो कितना होगा ये 25 वाट। तो मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, इजी। ठीक है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है ना, ये कैसे ऊपर जा रहा है। ठीक है। आई थिंक इतना सिंपल मैथमेटिक्स तो आपको आता होगा। मैंने बताया भी था कि अगर A बटे B और यहाँ पर आपके पास C बटे D हो, ठीक है, तो ये आपके पास A बटे B और इंटू का D बटे C हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर A कितना है, 110 इंटू 110, B कितना है, B आपके पास 1 है ना, B आपके पास 1, अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 है। C कितना है, 220 इंटू 220, और D कितना है, 100। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये है, कह रहा है कि 2 कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है, ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है। मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है और दोनों का लेंथ भी सेम है और दोनों का डायमीटर भी सेम है। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास अगर एक वायर ये है और दूसरा वायर ये है, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपके पास होता है रो L बाई A। ठीक है। अगर इनका मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम है, इक्वल लेंथ इसने बोल दिया, इक्वल डायमीटर बोल दिया, मतलब एरिया भी सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। तो मान लेते हैं कि इनका रेजिस्टेंस R और R है। ठीक है। तो कह रहा है कि पहले आपने इनको सीरीज में लगाया। ठीक है। ठीक है। तो पहला केस आपके पास क्या है, आपने इनको सीरीज में लगा दिया। ठीक है। तो रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R। ठीक है। देन आपने इनको पैरेलल में लगा दिया। ठीक है। मैंने इनको लो पैरेलल में भी लगा दिया। ठीक है। रेजिस्टेंस R और रेजिस्टेंस R। फिर क्या कहा कि अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। मतलब कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि V वोल्ट की बैटरी है, सिंपल। ठीक है। तो ये V वोल्ट की बैटरी और यहाँ भी आपने इनको V वोल्ट की बैटरी पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो आपसे क्या करा है, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो आप देखो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो आप कहोगे हीट जो प्रोड्यूस होगा इट इज अ सिंपली V स्क्वायर और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट।
ठीक है। तो इस वाले केस का आर इक्विवेलेंट बताओ, इस वाले केस का कितना होगा। अब तो मैं डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना, आर इक्विवेलेंट इसका कितना होगा 2R, ठीक है। और सेम रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसका आर इक्विवेलेंट आपके पास कितना हो जाएगा R/2, ठीक है। तो अगर मैं इसमें हीट प्रोड्यूस पूछूं, अगर मैं इसको H1 बोल देता हूं, तो ये आपके पास होगा V² डिवाइड बाई 2R, ठीक है। और इसका आपके पास कितना होगा, अगर मैं इसको H2 बोल दूं तो ये हो जाएगा V² और डिवाइड बाई R/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू V² डिवाइड बाई R। तो आपसे पूछ क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आपसे ये जानना चाहता है H1/H2, ठीक है। तो H1/H2 बता दो इसको, तो ये आपके पास है V² डिवाइड बाई 2R, ठीक है। और ये आपके पास है 2V² बाई R, ठीक है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, V² बाई 2R और इंटू का R और डिवाइड बाई 2V²। तो R से R कैंसिल, V² से V² कैंसिल, तो ये हो गया 1/4, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है, इजी, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये है, कह रहा है कि हाउ इज अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो इसके बारे में बात कर चुका हूं, ठीक है, कि आप इसको कैसे लगाते हो, पैरेलल में आप इसको लगाते हो, ठीक है। आई थिंक इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये है, कह रहा है कि एक कॉपर वायर, ठीक है, हैज अ डायमीटर 0.5 mm, ठीक है। तो डायमीटर आपको कितना दे रखा है 0.5 mm, ठीक है। इसका मतलब कि 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये भी मैंने बता रखा है कि 1 mm में आपके पास कितना होता है 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा d/2, मतलब ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करें, रजिस्टिविटी आपको दे रखी है, तो रजिस्टिविटी मतलब रो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। फिर क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है 10 ओम आपको दे रखा है, तो रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है 10 ओम आपको दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आप L निकालो, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू आपके पास होता है रो L और डिवाइड बाई A। R आपको पता है 10 ओम, रो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁸, L आपको निकालना है, एरिया फाइंड आउट करो। तो आपको यहाँ पे रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो एरिया आपके पास कितना हो जाएगा पाई और इंटू का R², ठीक है। तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा, पाई का मतलब होता है 3.14, ठीक है। और रेडियस आपके पास है 0.25 और इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एरिया आप निकाल लेना, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 0.25 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 625, तो हो जाएगा 0.0625, ठीक है। और इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻6, इतना मीटर स्क्वायर आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ हो जाएगा R इंटू का A और डिवाइड बाई रो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। R आपके पास 10 है, एरिया आपके पास ये आपने निकाला 3.14, ठीक है, इंटू 0.0625 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और डिवाइड बाई आपके पास रेजिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁸। इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आ जाए, ठीक है, इट विल बी योर आंसर, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं कि हाउ मच, ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस, ठीक है, चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर आपने डायमीटर को दोगुना कर दिया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपके पास कितना होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपके पास कितना होगा, तो आप देखो, अगर आपने डायमीटर को, ठीक है, पहले आपके पास डायमीटर d था, अब अगर आपने डायमीटर को डबल कर दिया मतलब 2d कर दिया, ठीक है, अगर आपने डायमीटर को डबल कर दिया, ठीक है, तो रेडियस कितनी होगी आप वो मुझे बताओ। तो रेडियस आपके पास होगी d⁻/2,
ठीक है, मतलब रेडियस होगी डायमीटर के बराबर। सिंपली आप ये बोल सकते हो कि पहले रेडियस आपके पास d/2 थी, अब रेडियस हो गई d, मतलब रेडियस आपके पास क्या हो गया, डबल। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपके पास होता है πr²। ठीक है, तो अगर रेडियस डबल है तो एरिया कितना हो जाएगा, फोर्थ टाइम। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको a डैश बोलूं, ठीक है, तो a डैश आपके पास कितना हो जाएगा, अगर और आप इसको r डैश बोलो, ठीक है, तो a डैश हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a। अगर पहले इसका एरिया a था, ठीक है, तो अब इसका एरिया 4 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r डैश इक्वल टू ρl/a। ठीक है, रेजिस्टिविटी वही रहेगी, लेंथ आपके पास इसने कुछ बोला नहीं है तो लेंथ आप यही लेके चलोगे। ठीक है, लेंथ आप यही लेके चलोगे। ठीक है, केवल इसने एरिया को क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो नया एरिया आप लिखोगे तो ये हो जाएगा ρl और a डैश हो जाएगा 4a। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ρl/a, ठीक है, ये तो आपके पास रेजिस्टेंस के बराबर ही है, ये तो r ही है। ठीक है, तो इसको तो आप r लिख दोगे सिंपली। ठीक है, तो जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, r/4, मतलब इतना हो जाएगा। ठीक है, 1/4 टाइम्स। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो पहला पार्ट तो आपके पास कैलकुलेशन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए तो आपको यहाँ पर बस कैलकुलेशन करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने अपने डायमीटर को डबल कर दिया तो आपका एरिया 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आपके पास 1/4 टाइम हो जाएगा ओल्ड रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे आपके पास ये है, ये क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है। तो यहाँ पर जब आप पोटेंशियल और करंट के बीच में कह रहा है ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पर तो ओम्स लॉ फॉलो होना ही होना है। ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो और आप अच्छी तरीके से प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक रैंडम ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ओम्स लॉ तो यहाँ पर फॉलो होना ही होना है। ठीक है, आप देख भी सकते हो ना कि अगर आप V/I करो तो 1.6 डिवाइड बाई 0.5 एम्पियर। ठीक है, मैं यहाँ पर वोल्टेज ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, करंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपको समझ आएगा कि आप ये देखो, जैसे ये आपके पास है 1.6 और ये है 0.5। ठीक है, तो आप V/I करो जो कि आपको स्लोप देगा इसका। ठीक है, तो आप देखोगे स्लोप लगभग सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1.6 0.5 कितना होगा, 1.6 और डिवाइड बाई 0.5 ना, तो ये 3.1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये कितना है, 3.4 आएगा। ठीक है, ये भी 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये भी 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हर एक आपका 3 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है। तो मतलब स्लोप आपके पास कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन ही आपके पास बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये गैप को आप बराबर रखना। ठीक है, क्योंकि आपके पास स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपके पास 0.5, ठीक है, करंट को मैं एम्पियर में ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं किस में ले रहा हूँ, वोल्ट में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 0.5, फिर आपके पास कितना है 1। ठीक है, फिर आपके पास है 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास होगा 1.6, फिर ये 3.4। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा गैप आपको बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1 का डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर लेके चलोगे। ठीक है, इसीलिए आपको ग्राफ पेपर रहेगा तो ठीक बनेगा, नहीं तो आप थोड़ा सा तो रैंडम यहाँ पर बना ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 और ये आपके पास आ गया 6.7। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे भी बना लेना। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास इसका और इसका भी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना हो, रेजिस्टेंस तो सिंपली आप V/I से निकाल सकते हो, तो आप कहीं से भी निकाल लो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं पहला ले लेता हूँ तो 1.6 डिवाइड बाई 0.5, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3.1 ओम। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट हर एक का इसी के आसपास आएगा। ठीक है, 3.1, 3.2, 3.1 समथिंग। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ठीक है 3.1 हो। ठीक है, आप कहीं से भी निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे ये है, कह रहा है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट कितना आया, 2.5 मिली एम्पियर आया। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अच्छा, ये तो बहुत ईजी है ना।
आपको वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन करंट कितना फ्लो किया 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है, 2.5 मिली एम्पियर का मतलब कितना होगा 2.5 और मिली का मतलब 10⁻⁻3, ठीक है, इतना एम्पियर, ठीक है। सिंपल मतलब ये है कि ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, बैटरी कितनी है 12 वोल्ट की, और इसमें करंट कितना फ्लो किया 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V बाई आई इक्वल टू कितना होगा R होगा, सिंपल, ठीक है। तो V आपके पास कितना है 12, करंट आपके पास कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 12, ठीक है, और ये 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का, और डिवाइड बाई 2.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास जो भी आंसर आ जाए, ठीक है, इसको सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 10⁻3 और 2.5 है ना, तो आप इसको लिख लो 25 और इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 12 और इसको भी आप ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 10⁻3 और इंटू 10⁻1, ठीक है, और डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 120 और इंटू 10⁻3 और डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 25 इंटू 4 100, ठीक है, फिर ये 20 ना, तो ये हो जाएगा 4.8, हाँ ठीक है, 4.8 इंटू 10⁻3 ओम, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आई थिंक तो यही निकल करके आएगा, ठीक है, एक बार आप देख लेना, ठीक है। बाई द वे V बराबर V बाई आई इक्वल टू R ओम्स लॉ से आपको यहाँ पर निकालना और कुछ करना है नहीं, इट इज़ द कैलकुलेटिव पार्ट, ठीक है। उसके बाद देखना, जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल है, कह रहा है कि आपके पास एक 9 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, विथ ये आपके पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है ना, आपके पास देखो 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम, मतलब ये 5 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, ये 5 रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि कनेक्टेड हैं एक 9 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। ये आपके पास है 0.2 ओम, ये आपके पास है 0.3 ओम, ये है 0.4 ओम, ये है 0.5 ओम और ये है 12 ओम, ठीक है। तो करंट तो हर एक में सेम ही फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में आपके पास लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर मुझे बता दो कि टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इन सबको ऐड कर दो, तो 0.2 प्लस 0.3 0.5 और 0.4 0.9 0.9 और 0.5 1.4, ठीक है, 1.4 और 12 ये हो जाएगा 13.4 इतना ओम, ठीक है। तो करंट कितना हो, करंट आपके पास होगा V बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है, मतलब टोटल, तो ये आपके पास हो जाएगा 9 और डिवाइड बाई 13.4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो भी आ जाए इट विल बी योर आंसर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखना, ठीक है, जैसे आपके पास ये कह रहा है कि हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, आर रिक्वायर्ड 5 एम्पियर करंट एंड 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहना आता है कि एक रेजिस्टेंस, ठीक है, एक रेजिस्टेंस आपके पास 176 ओम का है, ठीक है। तो कह रहा है कितने रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल में लगा दूं, ठीक है, कितने रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल में लगा दूं कि मुझे करंट कितना मिले 5 एम्पियर का, ठीक है, और ठीक है वोल्टेज जो मैंने सारे पैरेलल में लगा करके जो बैटरी लगाई है उसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से आप एक चीज निकाल सकते हो ना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा उस कॉम्बिनेशन का, ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई आई से, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 220 और बटे 5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 और
4 हो गया और ये 44, तो इतना ओम इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस आपके पास 176 ओम का है। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता रखा है, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करना है। मैंने कहा था अगर आप दो सेम ओम के रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो इसका इक्विवेलेंट आपके पास कितना होगा, R/2 होगा कि नहीं होगा, R/2। अगर आप 3 को लगाओगे, ठीक है, तो आपके पास R इक्विवेलेंट यहाँ पर R/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना लगाना है मुझे नहीं पता, तो मान लो कि मैंने ऐसे n लगा दिए। ठीक है, मैंने क्या किए, ऐसे ऐसे n कॉम्बिनेशन यहां पर लगा दिए, कितना n। ठीक है, ऐसे मैं लगाते गया, मान लो कि मैंने n लगा दिए। ठीक है, n। ठीक है, फिर मैं उस n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, r r r r, ठीक है, कितना n, ठीक है, n टाइम्स। ठीक है, अगर मैंने n बार लगा दिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आएगा वो R/n निकल करके आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, वो R/n निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर R कितना है, 176 ओम। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 44 ओम। तो ये हो जाएगा 44 44 और इक्वल टू ये हो जाएगा 176 और डिवाइड बाई n। तो n कितना हो जाएगा, बोलो n हो जाएगा 176 और डिवाइड बाई 44। तो ये कितना हो गया, सिंपली 4। तो n इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 4। इट विल बी योर आंसर कि अगर आप 4 को ऐसे लगा दोगे ना, 176 को अगर आप ऐसे 4 को पैरेलल में लगा दोगे, ठीक है, 4 को, ठीक है, ये, ठीक है, 176 ओम, 176 ओम, ठीक है, 176 ओम और 176 ओम। ठीक है, और बैटरी आपके पास कितना है, बैटरी आपके पास है 220 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा 5 एम्पियर का। दैट्स इट। तो आंसर आपके पास कितना है, 4 है। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे आपके पास ये है, कह रहा है कि सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस आपके पास है और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम का है। ठीक है, तो आपके पास 3 रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस आपके पास ये हो गया, दूसरा आपके पास ये हो गया, तीसरा आपके पास ये हो गया। ठीक है, तो 3 रजिस्टर आपके पास है और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम का है। तो कह रहा है कि आप इसका कैसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि आपको 9 ओम मिले और आपको 4 ओम मिले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 9 ओम तो आई थिंक आपको इजी लग रहा होगा। कैसे कि देखना, अगर मैं पहला केस के बारे में बात कर रहा हूँ, जब आपको 9 ओम चाहिए तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप 6 और 6 अगर आपने 2 को पैरेलल में लगा दिया तो इनका इक्विवेलेंट होगा 6/2 मतलब 3 ओम, और उसके साथ अगर आपने इसको सीरीज में लगा दिया तो टोटल आपको 9 ओम मिल गया। मतलब कि देखो, पहला कॉम्बिनेशन तो आपके पास ऐसे होगा कि ये आपके पास 6 ओम हो गया। ठीक है, और ये जो 2 बाकी बचे इनको आप पैरेलल में लगा दो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कुछ, ये 6 ओम और ये 6 ओम, तो ये आपके पास 9 ओम हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है ना, देखो 6 और 6 का पैरेलल कितना होगा, 6/2। अभी मैंने यहाँ बताया R/2, तो 6/2 मतलब 3 और 3 और 6 कितना हो गया, 9। ठीक है, फिर आपको कितना चाहिए, फिर आपको चाहिए 4 ओम। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अब आपको चाहिए 4 ओम। ठीक है, तो आपने कैसे लगाऊं, ठीक है, कि बी केस में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिले, 4 ओम का मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, और आपके पास 3 ही रजिस्टर हैं 6 ओम के। ठीक है, तो सोचो इसको कैसे लगाओगे आप। अगर आपने इन तीनों को लगा दिए किसमें, पैरेलल में लें। ठीक है, तो अगर आपने इन तीनों को अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो टोटल मिलेगा 6/3। 6/3 का मतलब आपको मिलेगा 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो कुछ और सोचो, आपको 4 ओम चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहला आप क्या सोचोगे कि यार अगर ये 6 ओम है, ठीक है, और ये आपके पास 6 ओम है। ठीक है, अगर मैंने इनको सीरीज में लगा दिया तो इसका आपके पास R इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 ओम, है ना। देखो, तीनों को लगा दोगे तो 18 हो जाएगा, फिर तो मतलब ही नहीं, आपको 4 लाना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि किन्हीं 2 को पैरेलल या किन्हीं 2 को सीरीज में लगा करके एक को सीरीज या पैरेलल में आपको लगाना पड़ेगा, है ना। अगर आप तीनों को सीरीज में लगाओगे तो आपके पास 18 ओम मिलेगा। अरे समझो ना, देखो
सोचो आप, अगर मैंने तीनों को सीरीज में लगा दिया, इसको भी सीरीज में लगा दिया, तो इस कॉम्बिनेशन का तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 18 ओम है ना, ठीक है। और अगर आप इन तीनों को पैरेलल में लगाकर आपने इनको लगा दिया, ठीक है, अगर आपने इन तीनों को पैरेलल में लगा दिया कि 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम, तब तो आपको आर इक्विवेलेंट 6/3 मतलब 2 ओम का मिलेगा ना, और आपको चाहिए कितना, 4 ओम का ना, तो मतलब तीनों को सीरीज या फिर तीनों को पैरेलल में तो आप लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करो, ठीक है, इस केस में आप क्या करो, देखो अगर मैं 2 को सीरीज में लगा दूं, ठीक है, देखना मैं क्या कर रहा हूं इस केस में, ये 6 ओम है और ये मेरे पास 6 ओम है, और एक को अगर मैं पैरेलल में लगा दूं इनके साथ, ठीक है, तो अब आप देखो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास जो निकल करके आएगा वो आएगा 4 ओम। कैसे, तो आप ये देखो 6 और 6 कितना होगा, 12, ठीक है, और 12 और 6 किसमें होंगे, पैरेलल में, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/12, ठीक है, ये 6 और 6 12 और प्लस 1/6, ठीक है। तो आप देखो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 12, ठीक है, ये हो गया 1 + 2 मतलब कितना हो गया 3/12, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना हो गया 12/3, तो 12/3 का मतलब 4 ओम, सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ओम निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास पहला हो गया और ये आपके पास दूसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, जैसे आपके पास ये है, ये क्या कह रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है, डिजाइन टू बी यूज्ड ठीक है। तो आज के लेक्चर को, ठीक है, मैं यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास एनसीईआरटी के आई थिंक 5-6 एग्जाम्पल बचे होंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आपके सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बस हमको क्या करना है, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो आज आई थिंक यहाँ तक बहुत है, ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अगर मैं सारे के यहाँ पर क्वेश्चन करा दूंगा तो आपके लिए भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आज अपने की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट में हम पूरे एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन बचे होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, हम उसको यहाँ पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ नए क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है।